जिस बेगम साहिबा के यहाँ पर मैं काम करती थी वे बांझ थी। एक दिन वह मुझे कहने लगी कि मैं अपने पति की दूसरी शादी तुमसे करना चाहती हूँ ताकि तुम दोनों की औलाद हो जाए। बदले में तुम्हें पैसे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें इस शादी के बारे में बताना नहीं है। मैंने बेगम साहिबा के पति से शादी कर ली और मैं उम्मीद से हुई तो एक रोज़ अचानक यह राज खुला कि बेगम साहिबा के पति तो शहर से वापस आ ही नहीं रहे हैं और मेरे पति तो असल में जिस घर में नौकरी करने के लिए आई थी वह घर बहुत ही बड़ा था और देखने में बहुत ही शानदार लग रहा था। मुझे एक जानने वाली ने अपनी जगह पर काम पर लगवा दिया था और वह चाहती थी कि मैं उसकी जगह पर कुछ टाइम तक काम कर लूं। मैं ड्राइंग रूम में बैठी मालकिन का इंतज़ार कर रही थी, तब एक खूबसूरत औरत अंदर कमरे में दाखिल हुई, जिसे देखकर मैं देखती रह गई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि वहाँ की मालकिन कोई ज़्यादा उम्र की औरत होगी, लेकिन यह तो मुझसे कुल 2 साल ही बड़ी थी। देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। मुझे कहने लगी कि मैं एक शर्त पर तुम्हें नौकरी दूंगी कि तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और जो मैं कहूँगी वही करना होगा। मैं तो यही काम करने के लिए आई थी, इसलिए मैंने कहा कि आप जो कहेंगे वैसे ही करूँगी, क्योंकि मुझे इस वक्त नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगले दिन से मैं काम पर जाने लगी थी, लेकिन यह घर मुझे बहुत अजीब सा लगता था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही नौकर थे और घर बहुत ही बड़ा था। अकेली मालकिन रहती थी। पता चला कि वह शादीशुदा है, लेकिन मैंने उनके पति को अभी तक नहीं देखा था और ना ही मालकिन का कोई ससुराल में से या फिर मायके से यहाँ आया था। एक दिन बेगम साहिबा ने मुझे बताया कि क्योंकि हमने पसंद की शादी कर ली थी, इसलिए हमारे घर वाले नाराज़ हैं। यह वजह है कि यहाँ पर अकेली रहती हूँ, जबकि उनके पति काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहते हैं और महीने 2 महीने में ही चक्कर लगाते हैं। मुझे बेगम के पति को देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, क्योंकि वे हर वक्त अपने पति की बातें बताती रहती थी, अपने पति की तारीफ़ करती रहती थी। वह उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उनके लिए महीने का लाखों का खर्चा दे रहा था। मालकिन कुछ करती तो नहीं थी, सारा दिन घर पर ही रहती थी, तो उनके पति उनका सारा खर्च उठाते थे। कभी कभी मैं उनका आला और ब्रांडेड सामान देखकर हैरत में पड़ जाती थी कि असल ज़िंदगी तो इन अमीर लोगों की है, हम गरीब लोग तो उनकी सेवा करने के लिए ही बने हैं। 1 महीना हो गया था मुझे काम करते हुए, जब एक दिन बेगम मुझे कहने लगी थी, तुम ऐसा करना कि 1 हफ्ते के लिए छुट्टी कर लो, क्योंकि मेरा पति वापस आ रहा है और मैं सारा वक्त उसी के साथ गुजारना चाहती हूँ। हम दोनों बाहर कहीं घूमने फिरने चले जाएंगे, तो घर पर तो कोई होगा नहीं, तो तुम्हारे आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं मालकिन से कहना चाहती थी कि मुझे आने दो, मैं एक बार आपके पति को देखना है, लेकिन पति के बारे में यह बात कहीं नहीं पाई थी। मैं असल में देखना चाहती थी कि बेगम जितनी प्यारी है, क्या उनके पति भी इतने प्यारे हैं या नहीं। यहाँ तक कि मुझे लगता था कि बेगम साहिबा ने दौलत के मज़े से साहब से शादी की होगी और उनके पति अच्छे भी नहीं होंगे, क्योंकि जब मैं उनसे बात करती थी कि मुझे अपने पति की तस्वीर दिखा दो तो मुझे टाल देती थी, जिससे मुझे यही लगता था कि साहब ज़रा से भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए वे किसी को दिखाना नहीं चाहती है। खैर 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद मैं काम पर गई तो घर में फिर से वही सन्नाटा था, क्योंकि बेगम साहिबा अकेली थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके पति कल ही वापस काम पर चले गए हैं। मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। दिन यूं ही गुजरने लगे थे, लेकिन इसके बाद कई बार ऐसा हुआ था जब बेगम साहिबा के पति छुट्टी पर आते थे तो वह मुझे मेरे घर पर भेज देती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बेगम साहिबा ने मुझे जिस दिन काम पर आने के लिए बोला था, उस दिन से 1 दिन पहले मैंने देखा साहिबा को अपने पति के साथ बाज़ार में घूमते हुए। अगले दिन मैंने बेगम साहिबा से पूछा कि कल जो साहब आपके साथ बाज़ार में थे, क्या वह आपके पति है? मालकिन पहले तो घबरा गई, फिर मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। जो शख्स बेगम साहिबा के पास थे वो तो बहुत अच्छे थे। मेरे सारे इरादे भी गलत निकले थे कि वे कोई बदसूरत इंसान होगा।
मैंने महसूस किया कि वह कुछ परेशान है। फिर अगले दिन मैंने यही हालत देखी तो मैंने बेगम साहिबा से पूछ लिया कि आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो अचानक ही मेरे हाथ पकड़कर कहने लगी कि क्या तुम मेरी मदद करने का वादा करती हो? अगर तुम मेरी मदद करने का वादा करोगी तो मैं तुम्हें अपनी परेशानी बताऊंगी। हाँ ज़रूर, मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। मैंने अपनी रिपोर्ट कराई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। ये कहकर वो रोने लगी और कहने लगी कि मैं अपने पति को औलाद की खुशी में से महरूम नहीं करना चाहती, क्योंकि पहले ही हमारी शादी को 4 साल गुजर चुके हैं। इसलिए काफ़ी दिन की सोच विचार के बाद मैंने एक बड़ा फैसला लिया है कि मैं अपने पति की दूसरी शादी करवा दूंगी ताकि औलाद की खुशी मिल जाए। मैंने हैरानी से पूछा कि आपके पति तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्या वे दूसरी शादी के लिए मान जाएंगे? तो बेगम साहिबा कहने लगी कि मैं उसे समझा दूंगी, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम है लड़की देखने का, जो कि कोई भी लड़की सौतन बनना कभी नहीं पसंद करती है। अचानक बेगम साहिबा बात करते करते चौंकने लगी और मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो तुम मान जाओगी? मैंने कहा आप बोलिए आप। तब वह कहने लगी कि तुम मेरे पति से शादी करने के लिए मान जाओ, और वह मेरे पैरों में पड़कर मुझसे इल्तिजा करने लगी। देखो, मैं तुम्हारे अलावा और किसी पर एतबार नहीं कर सकती हूँ। अगर किसी को भी कहूँगी तो वह मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काकर मुझे तलाक दिलवा देगी। जितने तुम पैसे कहोगी उससे भी ज़्यादा दूंगी। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी किस्मत इस तरीके से पलट जाएगी। मेरी किस्मत खुद दरवाजे पर चलकर मौका दे रही थी कि मैं कुछ पैसे कमा लूँ। इतने सारे पैसों से तो मैं अपने आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार सकती थी और अपने माँ बाप की परेशानी को भी दूर कर सकती थी। मैं गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी और पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकली थी, क्योंकि मेरे बाबा एक्सीडेंट के बाद कोमा में चले गए थे और उनके इलाज से बहुत सारी रकम लग रही थी, जबकि मेरी माँ पहले से ही लोगों के घर में काम करती थी। बाबा शुरू से ही मजदूरी करते थे और अम्मा घर के काम, इसलिए हम भाई बहन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। मैं घर की बड़ी बहन थी, इसलिए मैं जब 8वीं में थी, दूसरी दफ़ा फेल हुई तो हमेशा के लिए तालीम को मना कर दिया था और घर से ही छोटा भाई बहन को पालने लगी थी। अम्मी हर वक्त घर के बाहर लोगों के काम करती थी और मैं घर के काम करती थी। लेकिन जब से अब्बा का एक्सीडेंट हुआ था, घर में मुश्किलें बढ़ने लगी थी, क्योंकि अम्मा की कमाई से सिर्फ गुजारा नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मुझे भी घर से बाहर निकलकर काम करना चाहिए, क्योंकि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए मैं भी अम्मा वाला काम ही कर सकती थी और लोगों के घर में जाकर साफ़ सफाई करती। इसलिए मैंने अपनी एक दोस्त को कहा कि जब भी उसे कोई काम मिले तो वह मुझे भी बता दे, और उसके कहने पर मैं यहाँ पर आ गई थी। और मैंने अच्छा ही किया था कि मैंने उसकी बात मान ली थी, क्योंकि अब जो भी ऑफ़र मेरी तरफ आया था वह किसी तरह से ठुकराया नहीं जा सकता था। मैंने कहा ठीक है कि मैं आपके पति से दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। तो मालकिन कहने लगी कि तुम्हें जितना पैसा कहोगी उतना ही मिलेगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि तुम शादी के बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं बताओगी। बच्चा पैदा हो जाएगा तो तुम्हें तलाक लेनी होगी। मैं यहाँ पर दिन रात बेगम साहिबा के ही साथ रहती थी और तभी घर पर जाती जब उनके पति आते थे, इसलिए मैं उनकी शर्त मान भी लेती तो घर में किसी को नहीं पता चलता था किसी मैं क्या कर रही हूँ और किस लिए यहाँ पर हूँ। लेकिन तलाक वाली बात पर मैं सोच में पड़ गई थी। ये तो सीधा साधा एक तरह से खरीदने वाली बात हो गई थी। मुझसे अपना बच्चा खरीदना चाह रही थी, वह भी अपनी जगह ठीक ही थी। जाहिर है कि कोई नौकरानी को हमेशा के लिए तो अपनी सौतन बनाकर नहीं रख सकता है। इस वक्त मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि मैं कोशिश करूँगी तो पति के दिल में भी प्यार पैदा करके तलाक होने से रोक सकती हूँ और हमेशा के लिए इस घर की मालकिन बन सकती हूँ। मेरे दिल में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि ना जाने मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं, यह पता नहीं मालकिन सच बोल रही है या झूठ, लेकिन जो भी था मैंने हाँ कर दी। मैं इस सिलसिले में
किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने राज रखने का वादा कर लिया था कि हमारी शादी के बारे में किसी को भी मालूम नहीं होगा। अब ना जाने मालकिन ने अपने पति को कैसे राज़ी किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने मुझसे बताया कि मैं अपने पति को राज़ी कर चुकी हूँ, इसलिए तुम दोनों का निकाह हो जाएगा। जुम्मे वाले दिन बेगम साहिबा के पति भी सुबह सुबह आ गए और आते ही अपनी बीवी के कमरे में चले गए और ना जाने दोनों ने क्या बात करते रहे और शादी के वक्त दोनों कमरे से बाहर आए और मौलवी साहब भी आ गए थे। मेरे घर के कोई भी शामिल नहीं थे, क्योंकि मैंने तो अपनी माँ को भी इस बारे में नहीं बताया था और मैं दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा डर भी रही थी कि कहीं किसी वजह से मेरी माँ को खबर ना हो जाए। लेकिन मेरी मालकिन ने मुझे तसल्ली दी कि तुम फिक्र मत करो, इस राज के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। मेरा दिल मुसल्सल मुझे इस काम से करने से रोक रहा था और मुझे कुछ गलत होने का ख़तरा भी लग रहा था, लेकिन मैं चुपचाप ऊपर वाले का नाम लेकर शादी कर रही थी। इसके बदले में मिलने वाले पैसों की वजह से मैं हर खौफ को अपने दिल से निकाल रही थी। मुझे लगा था कि जितना प्यार सब अपनी पहली बीवी से करते हैं, शायद मुझे वह कभी नहीं कर पाएंगे। मगर मुझे हैरत का झटका लगा था जब मेरे पति साहब ने मुझे अच्छे दिल से कबूल कर लिया था और मुझे बेगम साहिबा के चेहरे पर भी सौतन वाला रवैया नज़र नहीं आया था। कोई भी औरत किसी दूसरी औरत को अपना पति को बांटने नहीं देती है और उसे जलन महसूस होती है, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया था, क्योंकि बेगम साहिबा मेरा खूब सदा ख्याल रख रही थी और उन्होंने मुझसे बस एक ही बात रट लगा रखी थी कि मैं जल्द से जल्द जब उन्हें बच्चा पैदा करके दूं। कभी कभी मुझे मालकिन का रवैया बहुत अजीब सा लगता था, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी तब उन्होंने तो अपने पति से हर रिश्ता ही तोड़ दिया था। मैंने कभी मालकिन को मेरे पति से मैंने बात करते हुए नहीं देखा था। मेरे पति या तो मेरे साथ रहता था या फिर घर से बाहर। मैंने एक बार उससे कहा भी था कि मालकिन के कमरे में जाते क्यों नहीं हो और उससे बात करते नहीं देखा है। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई और मैंने कहा कि आपको अपनी पहली बीवी के कमरे में जाना चाहिए और उसे भी वक्त देना चाहिए, बातें करनी चाहिए। और आप एक हफ्ते बाद उसी के साथ रहे तो वह घबराने लगा और कहने लगा कि नहीं, फ़िलहाल मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और मेरी बात का कोई जवाब दिए बिना ही घर से बाहर चले गए थे। और जब मैं यह बात मालकिन से कही तो वह अपने पति के साथ वक्त गुजार नहीं सकती हैं, तो वह भी घबरा गई थी और कहने लगी कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरा एहसास करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें जो काम दिया है तुम उसी पर ध्यान दो। आखिर शादी के 4 महीने के बाद खुदा ने मुझे खुशखबरी से नवाजा। मुझसे ज़्यादा बेगम साहिबा खुश हो गई और साहब को कहने लगी कि बस अब तुम साए की तरह अपनी बीवी के साथ रहो और उसके ख्याल रखो। मुझे बच्चा सेहतमंद ही चाहिए। एक तरफ मैं जहाँ खुश थी तो दूसरी तरफ मैं यह सोच रही थी कि जैसे ही बच्चा होगा तो मुझे अपनी शर्त के मुताबिक अपने पति से तलाक लेनी पड़ेगी, और अब मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने पति पर पहले से ज़्यादा और तवज्जो देना शुरू कर दिया था और उनसे ज़्यादा टाइम साथ गुजारती थी, ताकि जब तलाक का वक्त आए तो पति खुद ही मना कर दे। एक दिन अचानक मैंने देखा कि मालकिन साहिबा मेरे पति को इशारा करके एक तरफ बुला रही थी, शायद कोई बात करनी थी। मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा हुई कि मैं भी उनके पीछे जाऊं और उनकी बात सुनूं। मैंने आगे बढ़कर सुनने की कोशिश की तो मैं सुनकर हैरान रह गई कि बेगम साहिबा इस बात पर नाराज़ हो रही थी कि मेरे पति ने उसकी घड़ी चुराकर मुझे गिफ्ट में दी है। कुछ दिन पहले तो मेरे पति को जब खुशखबरी मिली थी तो उसने तोहफे के तौर पर एक ब्रांडेड घड़ी दी थी, जिसे पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और अब उनकी बातें सुनकर मुझे पता था कि वह असल में मालकिन की थी और वह कह रही थी कि उसे चुराया है। मुझे बात बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। भला वह अपने बीवी की चीज़ तो चुरानी नहीं चाहिए थी, बल्कि उन्हें ऐसा करना चाहिए था कि मेरे लिए नई घड़ी लेकर आ जाते, क्योंकि मेरे पति के पास पैसों की तो कमी नहीं थी। तो फिर मेरे पति ने मुझे अपनी पुरानी पत्नी की घड़ी गिफ्ट क्यों दी?
लेकिन वह हमेशा बात को टाल देता था और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद साहब के हाथ में कुछ नहीं है, ये सारा कुछ भी मालकिन का है, वही सारे मामले को देखती है। और जब मैंने इसे एक दिन अपने पति को कुछ पैसे देते हुए देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि उसने अपने पति को भी मुकम्मल काबू में कर रखा है और पैसों का सारा इंतज़ाम अपने हाथ में ही लिया हुआ है। वादा के मुताबिक उसने मुझे आधे पैसे दे दिए थे और बाकी के उसने इसे तब देने थे जब बच्चे की पैदाइश हो जाती और मैं तलाक दे देती। एक दिन बेगम साहिबा हमारे घर के सामने से गुज़र रही थी तो मैं जानबूझकर अपना फ़ोन पकड़ लिया और ऐसे ज़ाहिर किया कि जैसे मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। मैं उसकी आवाज़ में कहना शुरू किया कि शुक्र है कि आपने मुझे तलाक देने का नहीं सोचा है, वरना तो मैं तलाक ले लेती तो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने बेगम साहिबा की बात नहीं मानी। मुझे मालूम था कि जैसे ही मेरे पति घर पर आएंगे बेगम साहिबा उनसे फ़ौरन पूछेंगी। जैसे ही साहब घर पर आए तो बेगम साहिबा ने उनसे पूछना शुरू कर दिया था। जानना चाहती थी कि मेरे पति इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं चुप कर उनकी बातें सुनने लगी थी। जैसे कि मेरे पति बेगम साहिबा के पास गए तो उनसे एक झटके से साहब का गिरबान पकड़ लिया और कहने लगी कि जब तुम जानते हो कि तुमने शादी इस शर्त पे की थी कि अपनी बीवी को तलाक दे दोगे, तुम अब अपना फ़ैसला कैसे मुकर सकते हो। तो बेचारा हैरान होकर कहने लगा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, अपनी बीवी से मोहब्बत करने लगा हूँ, लेकिन मैं अपने वादे को नहीं तोड़ूंगा। मालकिन का रूप देखकर मैं तो दंग रह गई, क्योंकि वह अपने पति के साथ ऐसे कैसे इतनी बदतमीज़ी से बात कर सकती थी। वह कह रही थी कि तुम जानते हो ना कि यह बच्चा मेरे लिए कितना ज़रूरी है। अगर मेरे पति का बांझपन का मसला ना होता तो मैं तुम्हें कभी भी इस काम के लिए नहीं कहती। वह मुल्क से बाहर इसीलिए है कि खुशखबरी मिले तो वापस आ जाए। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। अगर ये बेगम साहिबा का पति नहीं था तो फिर कौन था? उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। उसने तो ये कहकर शादी करवाई थी कि वह अपने पति की शादी करवा रही है। तो अगर ये इसका पति नहीं था तो उसने यह सब क्यों किया और उसने मेरा बच्चा क्यों चाहिए था? डर के मारे मुझे पसीने आने लगे थे कि ये सब क्या हो रहा है। और कुछ देर बाद मेरा पति आया और मुझसे कहने लगा कि क्या तुमने कोई ऐसी बात कही है कि अपनी मालकिन से जिससे ऐसा लगे कि हम दोनों के बीच में तलाक नहीं होगी। अब मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं उनकी बात का क्या जवाब दूं, क्योंकि मैं तो बुरी तरीके से फंस चुकी थी। मुझे तो यही नहीं मालूम था कि मेरे पति की असलियत क्या है, वह असल में कौन था और उसने किस मकसद से मुझसे शादी की थी। बेगम साहिबा को मुझसे बच्चा क्यों चाहिए था? जब तक मुझे अपने सवालात का जवाब नहीं मिल जाता मेरी खामोश रहना ही बेहतर था। मैंने उसकी बात को टाल दिया और कहा कि नहीं, मैं तो ऐसा कोई बात नहीं की है। तो वह सर झुकाकर रह गया और उसने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की। मैंने अपनी उस दोस्त को फ़ोन किया जो पहले यहाँ पर काम करती थी। उन्होंने भागकर शादी की, इसी वजह से उनके यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। इससे आगे उसे कुछ मालूम नहीं था और ना ही उसे अपने बारे में उसे कुछ बताया था। मैं चाहती थी कि मेरे सामने जो हो रहा है आ जाए, जिसकी वजह से मालकिन ने इतनी बड़ी साजिश की है। मुझे ये भी मालूम न था कि मेरे पति कौन थे। मैंने इन 2 दिनों में एक एक कर और इसी बात पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन जब मैंने अपने पति को इस मालकिन से बात करते हुए देखा तो मैं हैरत में पड़ गई थी और एक दफ़ा जब ये बात कर रहे थे मैंने दरवाज़ा ही खोल दिया। वह उसे कह रही थी कि भाभी, टाइम आ चुका है और आप जैसा चाहती थी वैसा हो गया है। आपको और भाई को बहुत जल्दी औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। मुझे देखकर वह चौंक गया है, बल्कि खबर आ गई थी।
मैंने कहा था मैं तो पहले ही जान गई थी तुम उसके पति नहीं हो, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि तुम इसके देवर हो। तुम भाभी देवर ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया है। अब अगर तुम लोगों ने मुझे ये सच नहीं बताया कि तुमने ये सब क्यों किया है तो मैं अपने बच्चे की शक्ल भी तुम दोनों को नहीं दिखाऊंगी और अभी कहीं पर चली जाऊंगी। मालकिन कहने लगी कि मेरा पति और ये दोनों जुड़वा भाई है। हम दोनों एक दूसरे को यूनिवर्सिटी के ज़माने से ही पसंद करते थे। क्योंकि हमारे घर वाले नहीं माने तो हमने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर शादी कर ली। उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मेरे घर वाले तो मिलना जुलना शुरू हो गए थे। मगर मेरे ससुराल वालों ने मिलने की वजह नहीं रखी थी कि जब तक मैं औलाद की खुशखबरी नहीं दे देती हूँ तब तक वे मुझे नहीं अपनाएंगे और ना ही अपने घर में कदम रखने देंगे और ना ही जायदाद में हिस्सा देंगे। 3 साल के बाद हम कोशिश करते रहे, लेकिन हमारी औलाद पैदा नहीं हुई थी। फिर हमने जब टेस्ट करवाया तो पता चला कि मेरे पति तो बाप बनने की अहमियत भी नहीं रख सकते हैं और ये बात उनके घर वालों को पता चलती तो उन्हें जायदाद में से भी कुछ नहीं मिलता। तो हमने यह बात सबसे छुपा ली और हमने एक बच्चा गोद लिया। लेकिन ससुर को शक हुआ तो डीएनए टेस्ट करा दिया। उन्हें पता चल गया कि वे मेरे पति का बच्चा नहीं है। फिर हमने ये प्लान किया देवर से होने वाला बच्चों को अपना ही कहेंगे, ताकि अगर वह डीएनए टेस्ट भी करवाएंगे तो उन्हें शक नहीं होगा, क्योंकि मेरे देवर और मेरे पति का डीएनए एक ही था। हमने यही प्लान बनाया कि तुमसे बच्चा लेकर तुम्हें तलाक दे देंगे और फिर इस बच्चे को हम अपना नाम देंगे और मेरे देवर जी किसी और लड़की से शादी कर लेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा पति इस वक्त से बाहर अपने इलाज के लिए गया हुआ है। मैं तो उनकी इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग सुनकर हैरत में पड़ गई थी। उन्होंने मुझे कितनी बुरी तरीके से अपने अंदर फंसा लिया है और कितने धोखे से शादी कराई है। मुझे तो अपने पति से मोहब्बत होने लगी थी और उसे छोड़ने का भी मैं अपने दिमाग में नहीं ला सकती थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि यह तो पहले से ही तय हो चुका था और मैंने वादा भी कर लिया था। और मेरा पति जब मेरे साथ ही नहीं रहना चाहता था तो उसे ज़बरदस्ती बांधकर अपने साथ नहीं रख सकती थी और मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हो गया और कहने लगा कि क्योंकि हम दोनों ही वादा कर चुके हैं और ये बच्चा हम भैया और भाभी को देना होगा, लेकिन मैं अपना दूसरा वादा तोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि पसंद की शादी करने पर मेरे घर वाले भी आपसे इसी तरीके से नाराज़ हो जाएंगे और शायद 2-3 साल तक की नाराज़गी बर्दाश्त रहे, लेकिन हम जल्दी पोते की खबर सुनाकर मना लेंगे। यह सुनकर मैं शर्म आ गई और सब कुछ ठीक होने जा रहा था, पर अब मेरी ज़िंदगी की खुशी आने वाली थी।